मेरे प्रिय मित्रों, आइए 26 दिसंबर 2020 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 105वां दिवस, मनोविज्ञान के 29वें दिवस में 28 दिवसीय ज्योतिष स्वरूप के 23वें दिवस में आइए प्रवेश करें। उससे पहले महत्वपूर्ण सूर्योदय। सूर्योदय 7:04, 7:04 से 8:04, 8 से 9, 9 से 10:04, यानी कि 3 घंटा हो चुका है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 घंटे हो चुके हैं सूर्योदय को आए हुए, अर्थात 3 बज चुके हैं स्थानीय समय के आधार पर। लोकल टाइम 3 बज चुका है। आइए हम भी दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो सर्वप्रथम मुख्य जो कार्य है स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें, और अस्त जो होगा वो कल के ही समयावधि में 17:21 में होगा। आइए प्रवेश करें। जानते हैं कि पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को हम कहते हैं पाठ्यचर्या, करिकुलम। पाठ्यचर्या मतलब प्रश्नोत्तर चर्चा, या इसको हम कहते हैं कि नया जनरेशन, जो नई पीढ़ी है उसके हिसाब से, उसके तल पर। दूसरा पाठ्यक्रम सिलेबस, पाठ्य चर्चा कहते हैं, तो ये है ओल्ड जनरेशन। जो ओल्ड जनरेशन ने समझा है, जो अनुभव किया है, उसको समझने का प्रयास हम पाठशाला के दूसरे भाग में करते हैं। और जो हम खुद अनुभव कर रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, जो हमारे मन में प्रश्न अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम अग्रसर यात्रा जो हो रही है, उसको हम लेते हैं पाठशाला के पहले भाग में, पाठ्यचर्या में, प्रश्नोत्तर चर्चा में। आइए स्वाध्याय पाठशाला के पहले भाग में आइए प्रवेश करें। शेष 6 दिन रह जाते हैं। 1 दिन कल हमने ले लिया, शेष 7 दिन, 1 सप्ताह, 52वां सप्ताह चल रहा है प्रकृति में। 2020 जो वर्ष है ईस्वी, और इस समय जो हम गणना कर रहे हैं, जो हम समय तिथि लिखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर हम इसको लिखते हैं। ग्रेगोरियन जो हम कह रहे हैं वो मित्र का नाम था, इसलिए इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर अर्थात काल दर्शक हम कहते हैं। जो काल का हम दर्शन करते हैं, कैलेंडर का मतलब होता है काल दर्शक। इनकी काल का अंदर समय जा रहा है, उसका हमें दर्शक हमें कहाँ मिलता है, कैलेंडर में मिलता है, इसलिए इसको हम कैलेंडर कहते हैं, काल दर्शक कहते हैं। तो काल दर्शक ईसा के हिसाब से हम गणना कर रहे हैं, तो 2020 का अंतिम सप्ताह चल रहा है। पहला दिन हो चुका है, दूसरा दिन में आइए प्रवेश करें। और हम जो अंतिम सप्ताह जो है, 7 दिन जो हमारे पास हैं, उसमें हम शिक्षा में क्रांति के बारे में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा में क्रांति में कल हमने पहली बात समझी, पहला दिन हमने उसमें शिक्षा का पहले आयाम उस बात हमने करा। आज थोड़ा उसी को हम आइए आगे बढ़ाते हैं, उसी क्रम को। शिक्षा में क्रांति हमने कहा, सुफल व्यक्ति हमें चाहिए, सुफल, सफलता नहीं, असफलता नहीं, सुफलता की हमने बात की। सुफल के लिए हमें क्या करना होगा? सुफल के लिए हमें विद्यार्थी जीवन में, जो विद्यार्थी है उसके शब्दकोश में, डिक्शनरी में प्रतिस्पर्धा शब्द जो है, कंपटीशन जो है, एम्बिशन जो है, प्रथम आना, दूसरों को पछाड़ कर आगे आना, इसको शब्दकोश से, शब्द भंडार से निकाल देना अत्यंत आवश्यक है शिक्षा में क्रांति करने के लिए। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था अहंकार की दौड़ होती है, क्योंकि एम्बिशन जो हम कह रहे हैं, नंबर आना होता है, उसको पछाड़ कर आगे लाओ, और फिर नंबर 1 आ जाएंगे तो फिर हमें पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन हमें मिलता है। और प्रोत्साहन के भी हमारे पीछे 2 हम चीज देते हैं, एक प्रलोभन देते हैं, धर्म के तल पर भी हम देते हैं कि स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, धर्म के तल पर हम ये लोभ देते हैं, ये प्रलोभन देते हैं। और शिक्षा के तल पर कहते हैं कि जो आएगा फर्स्ट, जो प्रथम आएगा उसको हम देंगे पुरस्कार, उसको देंगे हम प्राइज, और जो नहीं आएगा उसको हम देंगे दंड। लेकिन ये जिसे हम पुरस्कार दे रही है सफल व्यक्ति है, सक्सेस व्यक्ति है, लेकिन सफल व्यक्ति नहीं है। शिक्षा में क्रांति करने के लिए हमें पुनः विचार करना होगा। शिक्षा व्यवस्था का जो आमूल ढांचा है उसमें हमें परिवर्तन करना होगा, फिर से विचार करना है। और शिक्षा का संक्रमण किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक को भी पुनः विचार कर लेना चाहिए कि कहीं मेरा तो शोषण नहीं हो रहा है। शिक्षक का भी शोषण होता है, यह शिक्षक को भी ख्याल नहीं है। शिक्षक को ख्याल में लाना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसके ऊपर है। शिक्षक होना बहुत गौरव की बात है। शिक्षक का मतलब होता है एक तरह से ब्राह्मण, एक तरफ से ज्ञान का स्थानांतरण, एक तरह से जो
अनुभव हमने किया है, जो प्रौढ़ जनरेशन ने अनुभव किया है, उसको दूसरे जनरेशन नई पीढ़ी को रूपांतरण करना, संक्रमण करना, स्थानांतरण करने का कार्य जो होता है वह शिक्षक के द्वारा होता है। शिक्षक वह है, तो शिक्षक को भी विचार कर लेना है। समाज शिक्षक के द्वारा ही काम करवाता है। और दूसरा, हम शिक्षा में क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहिए, इस पर पुनः हमें विचार कर लेना अत्यंत आवश्यक है। समय बढ़ता जा रहा है, ज्ञान का विस्फोट निरंतर बढ़ रहा है। ज्ञान का जीसस के मरने के पश्चात, मरने के बाद 1850 वर्ष में जो ज्ञान हमने अर्जित किया था, यानी कि 1850 वर्ष में हमने जो ज्ञान अर्जित किया, जितना हमें समय लगा उसमें जो हमने किया, उसमें 1850 साल में जितना हमने ज्ञान अर्जित किया, वह पिछले 1.5 वर्ष में हमने क्या कर रखा है, उसको अर्जित हमने कर लिया। तो इतना ज्ञान का क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, पैदा हो रहा है इतना ज्ञान, इतना नॉलेज। और जो पिछले 150 वर्ष में हमने ज्ञान को अर्जित किया है, जितना हमने 150 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्त किया, जो हमने ज्ञान का हमने पैदा किया, उतना ही ज्ञान अब क्या है, पिछले 15 वर्ष में पैदा हो गया। और जितना पिछले 15 वर्ष में हमने ज्ञान को प्राप्त किया, उतना ही पिछले 5 वर्ष में ज्ञान पैदा होने वाला है। और जिस दिन 5 वर्ष में हो जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा, ज्ञान एक्सप्लोजर हो जाएगा, ज्ञान का विस्फोट हो जाएगा। कि जो 1850 वर्ष जिसको लगे इतने ज्ञान को अर्जित करने में इतना समय लगा, जो अब 5 वर्ष में हो जा रहा है। और जिस दिन हो जाएगा उस दिन ज्ञान का विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। और जरूर नहीं 5 साल नहीं, वो 2.5 साल और भी कम हो सकता है, 2.5 वर्ष में भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम ज्ञान, नई नई जानकारी, नई नई ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमारा आचरण, हमारा अंतर, हमारा व्यवहार, हम पुराने ही रह जाते हैं। एक बड़ा संकट ये आ चुका है कि व्यक्ति पुराना ही, ज्ञान नया। कैसे इन दोनों के बीच में सामने से तालमेल हो? ज्ञान नया है, ज्ञान नया है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। समझने का प्रयास अभी हम करेंगे। उससे पहले एक चरण पहले बात हम कर लेते हैं। हमने कहा कि शिक्षा में क्रांति के लिए हमें सबसे पहले हमें शिक्षा को हमें पहले कालखंड उसका कर लेना है। शिक्षा को हमें विभाजित कर लेना है कि किस समय अवधि में, जिस समय बच्चा छोटा है उस समय हमें कौन सी शिक्षा देनी है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें हमें क्या कौन सी शिक्षा देनी है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या शिक्षा देनी है। तो सबसे पहले हम कहें, अगर शिक्षा का कालखंड अगर 21 से 25 वर्ष का अगर हम कालखंड कहते हैं, तो इसके 3 भाग हमें कर लेना है। 3 भाग, और 3 भाग में तो हमने भाग कर लिया है 7 वर्ष का। उसके बाद 2-3 वर्ष का, जो 4 वर्ष का जो समय है, उसमें हम उसको तैयार करने का प्रयास, प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का हम पीरियड कहें तो कहना उचित रहेगा। प्राथमिक गर्भाधान से लेकर के जो प्रारंभ समय हो जाता है, गर्भाधान जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर के 7 वर्ष तक एक कालखंड, एक हिस्सा, एक भाग, एक पार्ट। दूसरा 8 वर्ष से प्रारंभ होकर के 14 वर्ष के बीच दूसरा कालखंड, दूसरा भाग। तीसरा कालखंड 15वें वर्ष से लेकर के 21वें वर्ष तक तीसरा कालखंड। चौथा कालखंड जिसको हम प्रशिक्षण, ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं, प्रशिक्षण समयावधि कह सकते हैं। उस समय हमें 4 वर्ष का समय प्रशिक्षण अपने आप को करना है। तो इस तरह से हम 4 खंड करें। अब प्राथमिक जो हमारा प्रथम जो 7 वर्ष है, वो बहुत महत्वपूर्ण समय हमारा है। उस समय हमने क्या लिया, उस समय क्या अर्जित किया, उस समय हमें क्या मिला। और हमने कहा जो पहला कालखंड है, उसका हमने कालखंड का नाम दिया नाभि स्थित शिक्षा, नाभि केंद्रित शिक्षा, नाभि केंद्रित कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रम जिसको हम कार्यक्रम के अंदर कहीं भजन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कीर्तन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपासना,
प्रार्थना, स्तुति, वंदना, ये इस कालखंड में हमें ये सिखाना है। भजन भक्ति हमें सिखानी है प्रथम कालखंड में। जो अप्रकट है, प्रकट जिसके द्वारा मौजूद है, अस्तित्व में विद्यमान है, उस अप्रकट की ओर कुछ ख्याल, उसका ही नाम हम कहें प्रार्थना, उसका ही ख्याल, उसका एक माध्यम साधन कहें प्रार्थना, पूजा। तो उसका हमें ख्याल, उसका पहले हमें स्मरण कैसे आए, तो पहले प्रथम 7 वर्ष में हमें ये देना है। तो महत्वपूर्ण समय होते हैं 7 वर्ष, गर्भाधान से लेकर के गर्भ के 9 महीने हो गए प्लस 7 वर्ष, ये महत्वपूर्ण समय। इस समय हम क्या अर्जित कर रहे हैं, क्या हमें मिल रहा है, ये भविष्य निर्धारित करेगा। दूसरा कालखंड आता है हृदय स्थित कार्यक्रम, प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रम जो हृदय से स्थित हो। और यह भी ख्याल रखना अनिवार्य है कि कोई भी विज्ञान का भी सृजन जो होता है, जो बड़ा काव्य का सृजन होता है, कभी मस्तिष्क से नहीं होता है, ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए, वो हृदय से होता है। तर्क हम मस्तिष्क से समझ लेते कि हाँ ये मस्तिष्क से हुआ, बुद्धि से हुआ, नहीं। काव्य का सृजन तो, कवि का सृजन तो, कवित्री का सृजन तो, कवि का सृजन तो हृदय से होता है। तो दूसरे हृदय में हमें कवि, कविता, काव्य की हमें शिक्षा, ऐसा कार्यक्रम हमें उसे रखना है। प्रेम, ध्यान, दूसरा कालखंड आता है 8 वर्ष से 14 वर्ष के बीच जो समय अवधि है, उसमें आता है प्रेम करना हमें सिखाया जाए, या प्रेम कैसे हम प्रेम को अनुभव करें, या प्रेम क्या होता है, उसको, उसकी अनुभूति को हम लेने का प्रयास में, ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसा कार्य जो ध्यान और प्रेम का अनुभूति हमें कराए। तीसरा कालखंड आता है 15वें वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक, तो जो 7 वर्ष हैं, इस 7 वर्ष में हमें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अब तैयार हो चुका है, 14 वर्ष में हमारा मस्तिष्क तैयार हो चुका है, अब हम चिंतन करने के भी योग्य हो चुके हैं, अब हम चिंतन कर सकते हैं। अब हमें विचार, थॉट्स, आइडियाज, तरीका, ये हमें आप इसके योग्य हो चुके हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क पूरा विकसित हो चुका है, पूरा तैयार है। अब हमें देना है इस पर, और ये भी महत्वपूर्ण समय है, 7 वर्ष। तो ये स्थिति हमारे मस्तिष्क केंद्र शिक्षा, यहां पर हमें विज्ञान का, यहां पर हमें वैज्ञानिक व्यक्ति हमें चाहिए। 3 खंडे हो चुके हैं, अब 3 खंडे के बाद 21 वर्ष हो चुके हैं। अब 21 वर्ष के बाद 22, 23 और 24 और 25 वर्ष, प्रथम 25 वर्ष को हमें क्या करना है, स्वाध्याय करना है। उसके बाद जो कुछ करो बात की बात, लेकिन 25 वर्ष तो अपने आप को देने हैं, अपने आप को विकसित करने का, अपने आप को कैसे समझे, स्वाध्याय कैसे करें, उस पर जोर। तो 4 वर्ष हमें क्या करना, ट्रेनिंग हमें करना है, प्रशिक्षण हमें करना है। जो हमने नाभि स्थित, हमने जो चीज अनुभव, भक्ति का अनुभव किया, जो हमने हृदय स्थित प्रेम ध्यान का जो अनुभव किया, और जो हमने विचार, जो हमने थिंकिंग हमने करना जो सीखा, विचार करना जो हमने सीखा, संज्ञान जो हमने करना सीखा, शास्त्र जो हमने करना सीखा, उसको अब क्या करना है, तीनों का हमें एक साथ उपयोग करना है। तीनों का एक साथ उपयोग, तीनों को एक साथ विकसित के लिए हमें 4 समय का हम समय ले लें, 4 वर्ष का समय ले लें, 4 वर्ष में उसको हमें कर लेना है। तो ठीक 25 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे, तो 25 वर्ष के बाद फिर दूसरे जीवन खंड में आप प्रवेश करें, गृहस्थ में, वानप्रस्थ या संन्यास में। प्राथमिक 25 वर्ष तो अपने आप को शिक्षा,
अध्ययन मनन चिंतन में हमें देना है। प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य है मनु होना, मनुष्यता का जन्म लेना के लिए हमें 25 वर्ष क्या करना है, अपने आप को स्वार्थ हमें करना है, स्व का अर्थ हमें बनना है। स्वार्थी नहीं, स्वार्थ। तो स्वार्थ की परिभाषा भी व्यक्ति की दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ, मेरा अपना वजूद, अपना स्वरूप से मुलाकात करना है, अपने आप को समय देना। और जो व्यक्ति अपने आप को समय देगा, जो व्यक्ति प्रेम ध्यान में एकांत में रमण आत्मरमण करेगा, अपनी प्रतिभा को, अपनी कौशल को समझेगा कि मेरे अंदर क्या है, हुनर को, जिसने अपने आप को जिसने अपने आप को समय दिया है, तो ही वो आगे फिर पुरुषार्थ, फिर आगे परमार्थ कर सकता है। तो शिक्षा में क्रांति के लिए पहले महत्वपूर्ण 4 खंड में हमने विभाजित करा। अध्ययन मनन हमें करना है, फिर जो अध्ययन मनन हमने करा उसको अब क्या करना है, जीवन में उतारना है, गृहस्थ में हमें उसको उपयोग करना है, उसका हमें प्रयोग करना है कि जो अनुभव वाकई में था वो है। अब उसका प्रैक्टिकल हमें करना है, एक्सपेरिमेंट हमें करना है गृहस्थ जीवन में। और गृहस्थ जीवन के बाद फिर हमने प्रयोगशाला कर ली, प्रयोग हमने कर लिया। अब उसको क्या करना है, वहां से अनुभव में आ चुका है, वहां से हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आगे वानप्रस्थ के बाद पूरे सामान सज्जा से हमें तैयार हो जाना है वानप्रस्थ के जीवन में, और संन्यास के बाद तत्क्षण में चले जाना है। एकदम से हम नहीं चले जाते हैं। अगर हमें कहीं यात्रा करना जाना है, कहीं ट्रेवल करना जाना है, कहीं यात्रा जाना होता है, तो उसके लिए पहले से हमें व्यवस्था करनी पड़ती है कि अच्छा वहां जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या करनी पड़ेगी, सुविधाएं क्या क्या हमें तैयार करना पड़ेगा, क्या हमें योजना बनानी पड़ेगी, उसको पहले से बनाते हैं। ऐसे ही हमें जीवन के 4 खंड, 4थे खंड में पहुंचने के लिए हमें पहले योजना बनानी पड़ती है, नीति बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। और क्या मेरे को अर्जित करना है, बहुत कुछ नहीं, जो मिले अनिवार्य उसके लिए मैं समय दूंगा, बहुत कुछ नहीं। ज्ञान का विस्फोट हम देख ही रहे हैं। 1850 में जो ज्ञान अर्जित किया उसको मैंने 150 साल में कर लिया। 150 साल में जो हमने ज्ञान अर्जित करा उसको हम 15 वर्ष में कर रहे हैं। 15 वर्ष में जो अनुभव कर उसको 5 वर्ष में कर रहे हैं। तो जो 1850 में जो अनुभव हमने किया था वो 5 वर्ष में उसको अनुभव हम कर लेंगे, उतना ज्ञान को हम अर्जित कर लेंगे, पैदा कर लेंगे ज्ञान का, तो ज्ञान का विस्फोट हो जाएगा। तो उस घड़ी को हम ज्ञान का विस्फोट करेंगे, और 2.5 वर्ष भी हो सकता है। तो ज्ञान को हम पैदा बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम व्यक्ति उसके योग्य भी नहीं हो पा रहा है। इस पर भी हमें विचार करना है शिक्षा क्रांति के 2 दिवस में, अंतिम सप्ताह के 2 दिन में। ये भी हमें विचार कर लेना है कि ज्ञान बहुत है। छोटे बच्चों से आप देखें, पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, जानकारी ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है। इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा अभिभावक को। लेकिन जानकारी, ज्ञान कितना ही हो जाए, अनुभव जब तक न हो, अनुभूति जब तक न हो, अर्थात प्रेम का, ध्यान का, भक्ति का जब तक अनुभव न हो, वो परम दायित्व है। वो किसी ने कर दिया तो उसको ही रूपांतर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको हमें खुद अर्जित हमें करना पड़ता है। अब भवन हमने बना दिया, आपके यहाँ रहने के लिए आवास घर नहीं था, आपने बड़ी मेहनत करने के बाद, श्रम से परिश्रम से आपने बड़ी मुश्किल अपने भवन बना लिया, रहने का आवास बना लिया, सोचते हैं कि आगे हमारे बच्चे इनसे काम चल जाएगा। ये तो काम चल सकता है, लेकिन आप ऐसे सोचे कि प्रेम भी कर लेंगे, ऐसी ध्यान भक्ति वैसी कर लेंगे, तो ना समझिए है। प्रेम करने के लिए उन्हें कूदना ही पड़ेगा, उस गहराई में जाना ही पड़ेगा, डुबकी लगानी ही पड़ेगी। कार दे दिया, चल जाएगा उन्हें, कार जिंदगी गुजर जाएगी, ये भी हमें ख्याल नहीं रखना है। हमें 2 तल पर तो अनिवार्य हमें करना ही। भौतिक चीज हम दे सकते हैं, लेकिन मानस तल पर और आत्मिक तल पर हम चीजों का साझा नहीं कर सकते, ये हमें ख्याल रहे। पहले चरण में यही समझना है। और दूसरा, हम शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व 90% बनता है, 90% बनता है, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। इसलिए हम क्या दे रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसा हमारा रहन है, कैसे हमारा पहनावा है, ये भी हमारे व्यक्तित्व को, क्या हमने सिखाया, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से हमें व्यक्ति के सामने बातें करनी है, संवाद करना है, ये हमारा क्या है 90%। इसका एक जिक्र आता है, एक उल्लेख आता है कि
एक व्यक्ति में, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस जन्म होने के बाद उसको कोई भेड़िया ले गया और भेड़िया के जीवन में वो रहा। तो अभी तक वो 14-15 वर्ष का हो चुका है, लेकिन भेड़िया की तरह ही चारों पैरों से चलता है। उसको अभी उच्चारण करना, बोलना नहीं आता है, चलना तक नहीं आता है। क्या वजह है? शिक्षा का माध्यम केवल एक मनुष्य, कोटि के जो प्राणी है वहीं पर शिक्षा की व्यवस्था है, इसलिए मनुष्य विकसित है, इसलिए मनुष्य विकास को उपलब्ध हो पाता है। लेकिन पशु में वहां पर नहीं है। तो वहां पर भेड़ा को ले गया तो बच्चा भी क्या है, अभी 14-15 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको चलना तक नहीं आता है। तो क्या वजह है? अगर उसी बच्चे को अगर हम जन्म लेने के बाद उसको हम शिक्षा दें तो वह सीख जाता है। तो शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी 90% बनती है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और हम क्या दे रहे हैं? अब शिक्षा में कह रहे हैं 90% हमारा व्यक्तित्व बनेगा। अब शिक्षा में हमें क्या देना है, क्या दे रहे हैं और कौन देने वाला, इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। और क्या दे रहे हैं, कौन दे रहा है, किस तरह दे रहे हैं, इन इत्यादि इस तरह से को ख्याल में रखते हुए हमें देना है। नहीं तो 90% व्यक्ति वैसे ही बन जाएगा, व्यक्तित्व वैसे ही बन जाएगा। तो 3 भाग हमने कहा। शिक्षा में क्रांति के लिए हमें शिक्षा का कालखंड कर लेना है। प्रथम 7 वर्ष में गर्भाधान 9 महीने वहां होंगे। विवाह जब हो चुका है तब से ही वर वधू को, दंपति को अवेयरनेस हो जाना है, होशपूर्वक हो जाना है, चैतन्यपूर्ण हो जाना है। जो भी कर्म करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, उसका परिणाम आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। अभी से जाग होशपूर्वक उन्हें जीवन जीना है। विवाह से शुरू, उसके बाद फिर जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद फिर तो और ज्यादा होशपूर्वक हो जाना है। और जन्म लेने के बाद जो 6 महीने, उसमें तो और बहुत होशपूर्वक में रहना है। प्रथम 6 महीने, और उसके बाद प्रथम 7 वर्ष तो और भी बहुमूल्य हैं पूरे जीवन के। उसमें हम क्या देंगे, क्या हमें देना है, इस पर विचार पहले ही कर लेना चाहिए। तो पहले खंड को जो हम कह रहे हैं, नाभि स्थित शिक्षा होनी चाहिए। भक्ति का अनुभव, समर्पण का अनुभव, मौन का अनुभव, भजन का अनुभव, साहित्य का अनुभव, यह हमें पहले देना है नेवल तल पर, नाभि स्थित। दूसरा हृदय स्थित में हमने कहा ध्यान, प्रेम, काव्य का, भाव का, हमें भाव के बारे में उनको कुछ ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें करनी है, ऐसा कुछ हमें संक्रमण करना है, ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देना है। इसे हम शिक्षा कह सकते हैं। तो अंतिम तीसरा भाग है वह 15 से 21 में मस्तिष्क स्थित केंद्र शिक्षा होगी। चिंतन, विज्ञान, संज्ञान, शास्त्र, विचार हमें देना है, विज्ञान हमें देना है। पहले प्रथम, क्यों प्रथम तल पर अभी क्या है, अभी जो बच्चा है वो नया है, अभी कुछ उसको पता नहीं है, अभी प्रभु से होते हुए आया है, अभी नया मन है, चित्त है। अभी उसके मन में जो हम डालेंगे, जो हम देंगे, चाहे वो हमें पता हो, ख्याल हो, न सही है या गलत, उसका ख्याल नहीं है, लेकिन जो भी देंगे वो उसको क्या कर लेगा, धारण कर लेगा, रख लेगा। इसलिए हमें क्या देना है, क्योंकि अभी उसको ज्यादा ज्ञान, उसकी जानकारी को ज्यादा पता है नहीं, अभी नया है। तो इसलिए मुलाकात, प्रभु से मुलाकात करने के लिए भक्ति से जोड़ देना है। अभी मन क्या है, विचारहीन है, अभी विचार का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण समय, यहां पर हम जो चीज देंगे वो उसका क्या बन जाएगा, व्यक्तित्व का निर्धारण बनेगा, भविष्य उसका निर्धारण होगा।
बच्चा नया नया, कितना जब छोटा बच्चा था कितना अच्छा लगता है, कितना हमें मधुर लगता है स्वभाव उसका। क्यों? क्योंकि उसको अभी चालबाजी नहीं आती है, अभी विचार करना नहीं सीखा है। अभी जो कहोगे तो वो कर लेगा, अभी जो कहोगे वो मान लेगा। अब मानना कहोगे या जानना क्या दोगे तो वो उसको ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए छोटा बच्चा हमें हमेशा मधुर लगता है, और इसलिए हम भी कहते हैं कि हमारा जीवन छोटे बच्चों में बहुत अच्छा था, क्योंकि ये रुग्णता, मन जो जिसका मन रुग्ण है वही ऐसा कहता है। नहीं तो प्रतिदिन हमारा जीवन क्या होता है, विकास, हम विकसित होते रहते हैं। जैसे ही हमारा जीवन बढ़ रहा है आगे, वैसे आनंद और बढ़ना चाहिए। जिसका मतलब आनंद बढ़ रहा है, ज्यादा हम प्रसन्न होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर, सही दिशा में हमारी यात्रा हो रही है। अगर जैसी हमारी उम्र आगे बढ़ रही है, अगर हम अशांत होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी यात्रा विपरीत है, ठीक दिशा नहीं है, ठीक दिशा हमने भी नहीं चुना। और 4 साल में हमें प्रशिक्षण हमें कर लेना है। अध्यात्म, विज्ञान, काव्य और साहित्य। विज्ञान, काव्य और साहित्य। साहित्य का काव्य, काव्य का विज्ञान अर्थात प्रकृति के तल पर आते हैं। तो प्रकृति तल पर 3 चीज होती हैं। पहला होता है साहित्य, दूसरा होता है काव्य, तीसरा होता है विज्ञान। और मूल तल जो है, जो अप्रकट है, वहां पर होता है अध्यात्म अर्थात मूल होता है। और कला जो है, आर्ट से जो है या अस्तित्व जो है, अध्यात्म और अध्यावरण के योग को हम कला, आर्ट्स कहते हैं। तो पहला हमने ये समझने का प्रयास है, शिक्षा का कालखंड हमें कर लेना है। 3 कालखंड हमें कर लेने हैं। नाभि स्थित अर्थात में प्रेम का, ध्यान का, मौन का, कैसे हम मौन हो जाए, कैसे हम निर्विचार स्थित हम रहे, ऐसा प्रशिक्षण, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम से। दूसरा, प्रेम और ध्यान का हमें अनुभव हो जाए, अनुभूति हमें मिल जाए। वो जो उसका जो अनुभव उस स्थिति में होता है, जैसे कोई व्यक्ति अनजान अपरिचित व्यक्ति से जब मुलाकात होती है, उससे हृदय का जुड़ना होता है, ऐसा उसको अनुभूति उस स्थिति में करा देनी चाहिए। 14 वर्ष तक करा देना है। फिर उसका हमारा शरीर में, हमारे मस्तिष्क भी हमारा तैयार हो चुका है, हमारे अंतःशत्रु भी धीरे तैयार होने लग गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका रूपांतर करने के लिए हमें पहले ही 7 वर्ष में और दूसरे 7 वर्ष में था 14 वर्ष तक हमें रूपांतर कराना, ऐसी शिक्षा के माध्यम से हमें कर देना अनिवार्य है, ताकि जीवन को आनंद महसूस कर बनाना है। तो तीसरा में फिर विचार करना है, विज्ञान का सृजन करना है, चिंतन करना है, अथक परिश्रम हमें करना है, श्रम हमें करना है। 4 वर्ष के बाद फिर क्या है, प्रशिक्षण का समय हमें देना है। फिर अपनी जो हुनरता है उसको और विकसित करना है और उसमें रस लाना है। रसो वैशो हमें बना देना है और उसमें रस लाना है और उसमें रस लाना और उसमें मिठास लानी है अपने व्यक्तित्व में। उसे 4 वर्ष का प्रशिक्षण हमें रख ले, तो 25 वर्ष ऐसे हमें रखना है। शिक्षा मानो धर्म क्या है? मन का स्वास्थ्य रूप धर्म है, मन का अस्वास्थ्य रूप माया है, मोह है, ममता है। शिक्षा एक माध्यम है, एक सेतु का, एक ब्रिज का काम करता है। मन को स्वास्थ्य करने के लिए उपचार का जो काम है, जो ट्रीटमेंट है, उसका नाम है शिक्षा, उसका नाम है एजुकेशन। तो एजुकेशन एक क्या है? एक औषधि, एक साधन, एक माध्यम है जिससे हम अपने मन को स्वास्थ्य में अर्थात धर्म की ओर, मन के अस्वास्थ्य अर्थात माया, मोह, ममता की ओर हम मोड़ सकते हैं। दूसरा प्रकार आता है शिक्षा का ढंग, शिक्षा का प्रकार। शिक्षा में क्रांति का दूसरा चरण रहेगा कि शिक्षा के प्रकार, शिक्षा का जो व्यवस्था है उसका प्रकार हमें विशेष ख्याल रखना है। शिक्षा का प्रकार 2 होता है, एक होता है स्त्री केंद्रित, एक होता है पुरुष केंद्रित। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, हमने कहा सत्व, रज, तम।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक्सीलेटर हो गया, ब्रेकर हो गया, और दोनों के बीच में समतुल बनाने का काम हो गया। तराजू के दो पड़ले हो गए, एक बीच में समतुल। तो प्रकृति के तीन गुण, ये हमने ख्याल रखा है। प्रकृति के तीन गुण और दो रूप होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्रैण एक पौरुष। पौरुष विज्ञान शास्त्र और स्त्रैण धर्म, या कहें काव्य। काव्य कहें तो उचित रहेगा। तो स्त्रैणता मतलब काव्यता, काव्य, कवि, कवित्री, कविता, और पौरुषता जो है वो विज्ञान शास्त्र। तो ऐसे ही शिक्षा का फिर अब स्त्री और पुरुष की हम बात करें तो जो स्त्री जिसका शरीर है, स्थूल शरीर है, उसको अपने स्त्री जो उसका स्वभाव है उसको ख्याल में रखते हुए शिक्षा की उसको लेनी है, ऐसा विषय को चुनना है। उसका जोर गणित पर नहीं, उसको पहले अपने स्वरूप को समझना है कि उसका स्त्री होना, उसका स्वरूप क्या है, पहले उसमें विचार उसको करना है। अब कौन करेगा विचार? अब है स्त्री, दे रहे हैं विज्ञान, दे रहे हैं गणित विषय, अब कौन सा विषय इसको देना है, कौन से प्रकार में उसको रखना है? तो स्त्री जो केंद्र हम शिक्षा कह रहे हैं उसमें संगीत, कविता, इस तरह के विषय हमें रखने हैं, इस तरह से विषय हमको देने हैं, इस तरह उनकी शिक्षा, उस विषय संबंधित शिक्षा उनको देनी है। विज्ञान का नहीं, मतलब गणित का नहीं। गणित किससे उसका जो स्टैंडता जो है, जो स्त्रीत्व जो स्वरूप है, उस पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये हमें ख्याल रहे। प्रकृति के दो रूप को तो हमें कोई विचार करना चाहिए ना, उसका प्रेम संबंधी कुछ ऐसा विषय होना चाहिए। अब कैसा हो सकता है? संगीत हो सकता है, कविता हो सकती है। दूसरा जो पुरुष है उसको हम विज्ञान की ओर, सेना की ओर, पुलिस की ओर, इस तरह के कार्य में हमें उनको रखना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पौरुषत्व का ख्याल में रखते हुए हमें शिक्षा के प्रकार करने चाहिए, शिक्षा के टाइप से हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्त्री है तो उसको हम पौरुषता वाला कार्य दे रहे हैं, इस तरह का विषय दे रहे हैं, और जो कोई पुरुष है उसको हम स्त्रीणता का वाला स्वरूप अगर दे रहे हैं, तो ऐसा ना समझे नहीं करनी है। खूब लड़ी मर्दानी तो वह तो झांसी वाली रानी। मर्दानी यानी कि लक्ष्मी, यानी कि क्या है, स्त्री है, लेकिन उसको हम पौरुषता कहता है, युद्ध करना पौरुषता का काम है, लेकिन हम करते हैं कि जो खूब लड़ी मर्दानी तो मर्दानी। तो स्त्री की जो अगर पौरुषता का काम करती है तो कहते क्या मर्दानी है, क्या मर्द का तरह कार्य किया है। लेकिन इसका प्रभाव, इस पर हमें विचार कर लेना है, थिंक हमें कर लेना है कि इसके स्त्री तत्व जो है, स्त्रीणता का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमें ख्याल करना है, उस पर विचार करना है। जो उसका जो स्वभाव है उसके अनुरूप विषय उसके होने चाहिए, उसके विपरीत, उसके स्वरूप के विपरीत विषय नहीं होने चाहिए। गणित विषय इसको नहीं देना है। स्त्रीत्व का मतलब काव्य से मतलब है, उनके भावपूर्ण होते हैं, वो काव्य का सृजन कर सकते हैं, और हम दे रहे हैं गणित। तो इस पर हमें विचार करना है। तो दूसरा हमें ये ख्याल रखना है कि शिक्षा के प्रकार पर हमें ध्यान देना है। अगर कोई लड़का और लड़की को हमें क्या देना है, उसका विषय जो है, उसका विषय पर हमें विचार कर लेना है। ऐसा विषय, अब क्या होगा वो आप विचार करेंगे, ऐसा विषय जिससे उसका जो स्वरूप है, जो स्त्रीण स्वरूप जो है, जो स्वभाव जो है, उसमें कोई हानि न हो, ऐसा विषय उन्हें देना है। या इतना ही विषय उनको देना है ताकि उनका स्वरूप, उनका स्त्रीणता खत्म न हो जाए या पौरुषता खत्म न हो जाए। ऐसा वैसे ख्याल भी रखना है कि स्त्रीणता और पौरुषता का मतलब होता है, स्त्रीणता मतलब विज्ञान और पौरुषता का मतलब, स्त्रीणता का मतलब होता है काव्य और पौरुषता का मतलब होता है विज्ञान। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो केंद्र किस पर होना चाहिए, पौरुषता अगर शरीर का जो पौरुष है दिखा रहा है तो उसके अनुरूप उसका विषय होना चाहिए। अर्थात गणित का विषय उसको सेना इत्यादि क्षेत्र में पुरुष को, लड़की को, और कविता काव्य के बारे में की ओर स्त्री का होना चाहिए।
और हमने ये भी कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उससे हमारा जो हम शिक्षा दे रहे हैं उससे हमारा व्यक्तित्व 90% बनता है। तो हम क्या पहनते हैं, क्या रहन सहन करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं। जैसे भी हमने देखा कि पश्चिम में जैसे पुरुष कपड़े पहनते हैं वैसे स्त्री कपड़े पहनते हैं। जैसे पुरुष कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े वहां स्त्री पहनती है। अब इससे क्या होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इससे उसका स्थायित्व का में कुछ हानि हो रही है या नहीं हो रही, इसका हमें विश्लेषण करना है, इसका हमें शोध करना है। अगर हानि हो रही तो निश्चित ही क्या करना है, इस पर रूपांतरण, इस पर क्रांति हमें करनी है। ये ठीक नहीं है। दूसरा, हम पश्चिम का मतलब होता है जहां पर हमें विज्ञान का जन्म हम कहते हैं, तो मतलब वहां मस्तिष्क पर जोर दिया जाता है, मस्तिष्क के तल पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं जो पश्चिम में रह रहे, जो पश्चिम का मतलब अमेरिका ही होगा, ये भी ख्याल नहीं रखना है। पश्चिम का मतलब होता है वहां पर विज्ञान, वहां पर बुद्धि का पर जो जोर दिया गया है। वो पृथ्वी के कहीं भी किसी भी इलाके में रहे, अगर जो मस्तिष्क पर जोर देगा वो पश्चिम वाला। और पश्चिम में ज्यादातर मस्तिष्क पर दोनों ने जो क्रांति की है, ऐसा विज्ञान ने जन्म दिया है, इसलिए पश्चिम कहते हैं। तो पश्चिम में अधिकतर हम यही देखते हैं कि वहां पर स्त्री भी क्या है, पुरुष की तरह कपड़े पहनती है, पहनावा, रहन सहन। अब क्या पहनती है वो, स्त्रीत्व तो हमें विचार हमें कर लेना है, या पौरुषता है, पौरुष का उस पर हमें विचार कर लेना है। स्वरूप क्या है, कहने का मतलब प्रकृति के जो दो रूप हैं उन रूप पर पहले हमें विचार करना होगा। उनका रूप, जो स्वरूप है, रूप की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जो दुर्घटना होती है उस पर हमें विचार करना चाहिए। स्त्री का पुरुष जैसे कपड़े का पहनना, इस पर जो पश्चिम में हमें दिखाई देता है। स्त्री का पुरुष जैसे बनना, इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। पश्चिम में स्त्री का पहनावा पुरुष जैसा है, इस पर विचार करना। या हम यहां कहीं भी क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर स्त्री का पहनावा पुरुष जैसा है या पुरुष का स्त्री जैसा है, इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। तो इस पर शिक्षा क्रांति में ये भी हमें ख्याल रखना है। और दूसरा, जो हम चुस्त कपड़े इत्यादि जो पहनते हैं, इससे भी हमारा व्यक्तित्व, हमने कहा हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व में का पता चलता है। व्यक्तित्व का दर्शन होता है, कैसा व्यक्तित्व है, कैसी इसकी पर्सनालिटी है हमारी, उसका जज होता है, उसका दृश्य हमें दिखाई देता है, उसकी झलक हमें दिखाई देती है। अब भले हमें पता हो ना हो, लेकिन क्या हमारा रहन सहन है, क्या पहनावा है, इससे हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इस पर हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात है शिक्षा का प्रकार। स्त्री है तो स्त्री तो जो उसका स्वरूप है उसके अनुरूप उसका विषय होना चाहिए, और पौरुष है तो पौरुष के अनुरूप उसका विषय होना चाहिए। स्त्रीणता का अगर उसको हमने गणित दे दिया तो उससे उसका जो स्वभाव, जो प्रेम का है, जो उसका स्वरूप जो प्रेम का होना है, उस पर क्या होगा, जो भावपूर्ण होना है, जो काव्यपूर्ण होना है, उसमें क्या होगा, वो मर जाएगा, वो भी विलुप्त हो जाएगा। तो काव्यपूर्ण स्त्री को बनाना है, स्त्री जो स्त्री है उसको, और पुरुष को चंद्रपूर्ण बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है। ये हमें शिक्षा के प्रकारों में ख्याल रखना चाहिए। अब थोड़ा प्रेम को हम समझ लें। हमने कहा भक्ति के लिए हमें क्या होना है, मौन हमें हो जाना है। प्रथम 7 वर्षों में बच्चा वैसी निर्विचार से ज्यादा पता होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या दे रहे हैं, फिर उसे पता कर लेता है, उसे हाव भाव कर लेता है। उस समय उसको हम थोड़ा मौन रहना, शांति होना, शांति का अनुभव, भक्ति प्रेम का अनुभव, भजन कीर्तन
नृत्य इत्यादि का अनुभव से अगर हम जोड़ देंगे तो फिर आगे भविष्य में कुछ ज्यादा दुर्घटना, ज्यादा झंझट में पैदा पड़ने वाले नहीं है। अगर पहले से अगर हम होश करोगे तो 14 वर्ष 21 वर्ष तक ध्यान देना होता है अभिभावक को, और प्राथमिक 14 वर्ष तो कम से कम 14 वर्ष देना है, और 14 वर्ष के बाद फिर क्या है, मित्र बना देना है। ये भी ख्याल रहे, मित्र, फ्रेंड बनाना है इसको। लेकिन क्या हम बनाते हैं? वो कहते हैं मेरा बेटा उठ उठ, बैठ बैठ, शोषण, इस पर थोड़ा हमें ख्याल रहे। और ये शोषण कर रहा तो बाद में आगे फिर ये इसका प्रतिरूप आने वाला है। तो इसलिए पहले 7 वर्ष में ये भी हमें ख्याल लेना है, पहले 7 वर्ष में उसको हमें उसका लालन पालन करना है, पोषण करना है। अभी तो अनजान, कुछ पता ही नहीं, अभी तो जहाँ ले जाओगे वहाँ चले जाएगा। तो 7 वर्षों तक पहला कर पालन पोषण पर ध्यान देना है, और प्रेम संगीत इसमें जोड़ना है। जोड़ नहीं रहे हैं, ख्याल रहे, शिक्षा में क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है इसको प्रेम संगीत से जोड़ना, मौन होना, संगीत सुनना, यहाँ इसे जोड़ना है। भजन, अब खुद हम भजन नहीं करते तो कहाँ से भजन कराएंगे? इस पर विचार कर लेना है, नहीं तो आगे फिर झंझट और आगे बढ़ती जाएगी। तो ये, और 7 वर्ष का से प्रेम का अनुभव से करा लेना है। धीरे धीरे अपना जो अनुभव किया उस अनुभव को साझा भी करना है, पूरा अनुभव साझा करना है। जो अनुभव हमने किया वो अनुभव करते रहना, देते रहना है। पहला शिक्षक तो अभिभावक होता है, माता पिता होते हैं, तो उनको अपने जो अनुभव किया है उस अनुभव को देते रहें, जल्दी ट्रांसपोर्शन करें, संक्रमण कर दें, भेज दें, उसको दे साझा कर दें, शेयर कर दें। लेकिन शेयर ही नहीं करते। उसके बाद फिर क्या करना है, 14 वर्ष तक ध्यान देना। उसके बाद धीरे धीरे विचार अपने धीरे धीरे फिर आगे विचार करना शुरू कर देते हैं, अपना करियर को एक मार्गदर्शन होता है। फिर भी 7 वर्ष 21 वर्ष तक ध्यान देना ही होता है। उसके बाद फिर खुद अपना कर्तव्य दायित्व को पहचान लेगा। प्रेम 3 प्रकार होता है, प्रेम के 3 प्रकार होते हैं। पहले होता है प्रेम में गिरना, फॉलोइंग इन लव, जो कि सामान्य जन आमतौर पर 100 में से 99 व्यक्ति इसी पर होते हैं, किसके प्रेम में गिर जाते हैं, फॉलोइंग इन लव। और यहां पर एक दूसरे और प्रेम में गिरना ही, यहां पर परस्पर एक दूसरे से गुलाम होते हैं। यहां पर आम जन लोग होते हैं। प्रेम का जो पहला भाग है, जो पहला प्रेम जो है, यहां पर अपने अपनी आत्माओं को बेचते हैं, यहां पर शोषण होता है, बच जाते हैं। पहला प्रकार है प्रेम में गिरना, फॉलोइंग इन लव। यहां पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के गुलाम रहते हैं। एक खेल आपने बचपन में देखा होगा, लंगड़ी दौड़ होता है। क्या होता है, 2 मित्र होते हैं, 2 मित्र के, एक मित्र के 2 पैर, दूसरे मित्र के भी 2 पैर, 4 पैर हैं, लेकिन नहीं 3 पैर से दौड़ने का, वो उस खेल का हम 3 पैर से दौड़ते हैं। क्या करते हैं, जो पहला मित्र है वो अपने हाथ को पीछे मोड़ता है, पंजे बनाता है, उसमें जो दूसरा मित्र है अपनी पैर को उसमें फंसा देता है, उसमें उस पंजों में जकड़ लेता है। उसके बाद 3 पैर से दौड़ते हैं, 3 पैर से चलते हैं। ये क्या है, इसी दृष्टि को ब्याह कहते हैं, इसी दृष्टि को विवाह कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लंगड़ी दौड़ क्या है, ब्याह है, विवाह है। तो विवाह में अगर हम पहले प्रेम में अगर रहेंगे, किसी के प्रेम में गिर जाएंगे, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, हम एक दूसरे के गुलाम रहेंगे। ब्याह का मतलब वही होता है। जिसने प्रेम का अनुभव किए बिना पहले ब्याह किया है तो वो पहली स्थिति कहलाएगी, पहला प्रेम कहलाएगा। हाँ, जिसने पहले प्रेम का अनुभव किया है, प्रेम के दूसरा अनुभव, इसका दूसरा भाग होता है प्रेम, प्रेम में होना, बीइंग इन लव, बीइंग में होना, बीइंग इन लव, प्रेम में होना। तीसरा प्रकार होता है प्रेम ही होना, बीइंग लव, इनका सवाल ही नहीं है। तो 3 प्रकार होते हैं। जो पहले में होगा, जो प्रेम में गिरा होगा, फॉलोइंग इन लव होगा, तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, शोषण कर रहे होंगे, एक दूसरे की अपनी आत्मा को बेच देते हैं दोनों। जैसे लंगड़ी दौड़ है, वो लंगड़ी दौड़ का मतलब वही है, उससे कभी से विचार करना चाहिए। एक पैर का मोड़कर दूसरे के हाथों के पंजों में 3 पैर से चलना, जो खेल जो हम कह रहे हैं, लंगड़ी दौड़ उसको जो कहते हैं, उस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, किसको दिखा रहा है, उससे हमें उसका विचार, उसका विज्ञान, ये क्या है, क्या कैसे है। हालांकि खेल है वो, लेकिन फिर भी उससे क्या हम प्रेरणा ले सकते हैं, उससे हम क्या मोटिवेशन, अभिप्रेरणा ले सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक दूसरे के गुलाम होते हैं,
ये जो हम खेल कर रहे हैं इस पर हमें ख्याल है कि इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या लोगो हमें मिलता है, क्या प्रतीक मिलता है, क्या चिन्ह हमें मिलता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो पहला, प्रेम में गिरना आमजन लोग होते हैं, साधारण लोग उसमें होते हैं जो फॉलोइंग इन लव होता है, जो फॉलोइंग मतलब गिर जाते हैं, प्रेम में गिर जाते हैं, वो पहले कोटि के व्यक्ति होते हैं, आमजन उसमें आते हैं। दूसरा होता है प्रेम में होना, बीइंग इन लव, जो प्रेम में होना होता है वही मैत्री है। अभी हमने कहा कि 14 वर्ष के बाद फिर क्या करना चाहिए, पहले में क्या करो, उसका पालन पोषण, दूसरे में प्रेम करो, तीसरे में प्रेम में होना अर्थात मैत्रीता का संबंध उसको बना लेना है बच्चों के साथ। 14 वर्ष के बाद मैत्री का, मित्रता का संबंध बनाना है, वो दूसरा प्रेम मतलब प्रेम में होना कहलाएगा, बीइंग इन लव कहलाएगा। इस कोटि में मनुष्य जन आते हैं, जो मनुष्य है, यहां पर आम जन आएंगे, यहां पर मनुष्य से तो आगे जो विचार करने वाले व्यक्ति से आगे अनुभव, जिसने प्रेम का अनुभव किया, उपलब्धि की, वो दूसरे कोटि के इसमें आते हैं। अब इस प्रेम में होना क्या है, प्रेम में होना मतलब पास पास भी रहेंगे, पास और दूर में, दोनों में तालमेल होता है, सामंजस्य होता है। कहेंगे कि अगर आज मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पास पास ही रहें या दूर दूर ही रहें। आप असल में दूसरी कोटि प्रेम में होना क्या है, जब प्रेम में दूसरी कोटि में आ जाते हैं, दूसरे प्रकार के प्रेम में आ जाते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, दोनों अलग अलग रह जाते हैं, अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं कि हमने प्रेम कर दिया, दूसरी कोटि में आ गया हूं, अब हम दोनों अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, ख्याल रहे, एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। कभी कभी जब हमें कभी मिलना होगा, आमंत्रण करना होगा, तो कभी कभी मिला लेंगे, लेकिन जब दूसरी कोटि में प्रेम में होना, बीइंग इन लव में होता है कि दोनों एक साथ नहीं होते हैं, अर्थात कितने दूर दूर होते हैं, पास पास होते हैं, तब भी उनकी तालमेल उनका रहता है, सामंजस्य रहता है। वहां पर किसी का मालिक यहाँ पर नहीं होता, राजनीति वहां पर नहीं होती। दूसरे तल पर दूसरी जो कोटि का जो प्रेम है, दूसरा भाग जो है, जिसमें प्रेम में होना जो कह रहे हैं, बीइंग इन लव कह रहे हैं, वो क्या है, इसमें क्या होता है, किसी का हम राजनीति नहीं करते हैं। जब चाहे कभी भूले भटके, कभी हम जैसे हम अनजान व्यक्ति से पहली बार मुलाकात होती, प्रेम पड़ते हैं, ऐसे ही कभी अनजान, कभी हम मिल गए तो मिल गए, ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। कोई ऐसा उतावलापन, कोई ऐसा नहीं कि हमें आना है तो आपको आना तो आना ही है। तो प्रेम का दूसरा कोटि ये है। क्या इस दूसरी कोटि में हम प्रवेश कर पाए? पहले कोटि में ही रह जाते हैं, किसी के प्रेम में ही गिर जाते हैं। प्रेम में ही गिरना, पहले जो फॉलोइंग इन लव, आम जन्म ही, साधारण जन्म ही हम रह पाते हैं। दूसरा जबकि क्या है, दूसरा तल है मैत्री का, प्रेम में होना। प्रेम में होना मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। प्रेम में होना यह है। बीइंग इन लव क्या है, बीइंग इन लव का मतलब होता है कि दोनों पास पास नहीं होंगे। प्रेम कर लिया पर हो गया, अनजान अपरिचित से प्रेम हो चुका है, अब कोई अनिवार्यता नहीं कि साथ ही रहे, और कभी उनको उतावना भी नहीं होता कि हम आएंगे तो आपको मिलना है, आना ही है, ऐसा भी नहीं होता है। कभी अनजान, कभी जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे थे, कहीं अचानक भूले भटके, उनसे मुलाकात होगी तो ठीक, उसी को मान लेंगे, उसी पर कर लेंगे, फिर मुलाकात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, ठीक। नहीं तो कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं होती कि आना ही, आपको हर महीने आना है, ये आना है, ऐसी अनिवार्यता नहीं होती दूसरी कोटि की। ये मैत्री का, जो मित्रता को समझता है, जिसने मित्रता का अनुभव किया है, वो व्यक्ति होगा प्रेम में होना। दूसरी कोटि। तीसरी कोटि होते प्रेम ही होना, बीइंग लव, प्रेम ही होना, प्रेम ही हो जाना, प्रेम ही होना तीसरी कोटि की। इस कोटि में बुद्धत्व को व्यक्ति, परम जागरण व्यक्ति, ये ध्यान का परिणाम है। जिसने ध्यान किया होगा वही व्यक्ति प्रेम में होगा, प्रेम ही होगा। बीइंग इन लव, जिसने ध्यान किया होगा, जिसने मेडिटेशन किया होगा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका जो परिणाम जो आएगा वह होगा प्रेम ही होना, बीइंग इन लव। इसमें विरला कोई व्यक्ति होता है तीसरे कोटि में जो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं, जिन्हें परम जागरण कर लिया, जो जागरण में भी जाग चुके हैं, ऐसे व्यक्ति इस तीसरे कोटि के प्रेम में पहुंचते हैं। ध्यान का परिणाम है बीइंग इन लव, भक्ति, समग्र से प्रेम होना। फूल है उससे भी, पत्थर है उससे भी, प्रकृति में जो भी सौंदर्य है सभी से क्या करना, प्रेम करना था, समग्र से प्रेम करना, वही क्या है, प्रेम होना, प्रेम ही होना है। वो तीसरी कोटि क्या, इसमें बुद्धत्व वाला व्यक्ति, कोई विरला व्यक्ति इस कोटि में आता है, तीसरी कोटि में, तीसरे प्रकार में आता है। तो 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेम में गिरना, आम जन लोग, 99% व्यक्ति इसी में होता है, प्रेम में फॉलोइंग इन लव होता है। जब प्रेम करते हैं तो कहते हैं आप शादी करेंगे भाई, प्रेम कर ले तो शादी करेंगे आप,
और जो व्यक्ति शादी करने को अर्थात प्रेम करने के बाद सोचा है कि शादी करें अर्थात प्रेम में उसको विश्वास ही नहीं है, फिर इसका मतलब इसलिए उसको क्यों कह रहे हैं प्रेम में गिरना अर्थात फॉलोइंग इन लव पहले कोटि को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करे उसका फिर बंधन बांधना अनिवार्य। ब्याह मतलब होता है बंधन, अर्थात उसको स्वीकार नहीं है, कहीं दूसरे के साथ तो प्रेम नहीं हो जाएगा। इस झंझट में क्या करता है कि आप प्रेम मेरे से कर जाए तो शादी भी मेरे से करोगे। अगर ऐसी थिंकिंग, अगर ऐसी मनोवृत्ति है तो इसका मतलब हम क्या है, आम जन है, साधारण जन है कि हमने प्रेम किया तो फिर आपके साथ शादी करनी। तो शादी वही करता है, ब्याह वही करता है जिसको प्रेम पर विश्वास न हो, बिलीफ जिसको नहीं होता है वही ब्याह करता है। तो ये आम जन साधारण व्यक्ति इसमें होते हैं, लेकिन इससे आगे विकास होता है प्रेम में होना, बीइंग इन लव, और इससे भी आगे विकास होता है प्रेम ही हो जाना, बीइंग इन लव। समष्टि का समग्र के साथ क्या हो, प्रेम होना। दूसरा प्रेम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विरले एक प्रतिशत व्यक्ति से प्रवेश कर पाते हैं प्रेम में होना, बीइंग इन लव। यहाँ पर क्या होगा, जब प्रेम करा होगा, इस कोटि की उन्हें अनुभूति प्राप्त कर ली होगी, फीलिंग कर ली होगी, फिर दोनों साथ नहीं होते हैं। इसे द्वितीय कोटि प्रेम में होना मतलब बीइंग इन लव में वो एक दूसरे के साथ नहीं होते। जैसे प्रेम करते तो हम साथ नहीं रहेंगे। जबकि इससे पहले आम व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति जो कह रहे हैं प्रेम में गिरना, उसको कह रहे हैं कि दोनों साथ रहेंगे, और साथ रहेंगे के लिए भी समझ में बात नहीं आ रही तो फिर संस्था के द्वारा विवाह बदेंगे, सबूत, लाइसेंस, हाँ वाकई में भाई आप प्रेम हो भाई करते हैं। तो लेकिन जिसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उनकी आत्मा, दोनों की अपनी अपनी आत्मा का क्या करते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, मर जाती है दोनों की आत्मा। जबकि प्रेम में असली में क्या होता है, जहां पर हम जब दूसरी कोटि में जाएंगे, जब प्रेम में होंगे, हम प्रेम में बीइंग इन लव में होंगे, तो वहां पर हम दोनों ही अलग अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे में क्या होता है, फिर प्रेम ही हो जाना होता है। तो ये हमने प्रेम के बारे में समझने का प्रयास किया। हमने कहा कि जीवन के 4 खंड हमने करा। 7 प्रथम 9 महीने जो गर्भाधान का समय जो है वो, या उससे पहले भी जब शादी ब्याह हो चुका है तब से लेकर के 7 वर्ष तक का जो समय है वो 7 वर्ष, बाकी 8 वर्ष 9 वर्ष भी हो सकते हैं। वो तो निर्भर करेगा कि कब गर्भाधान हो रहा है, कब आत्मा उसमें प्रवेश कर रही है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन 7 और प्लस 9 महीने हो सकता है, वो ज़्यादा भी समय हो सकता है। तो 7 8 जो हम बता रहे हैं, गर्भाधान का जो हमें हो चुका है 9 महीने वो हो चुके हैं, और 7 साल हो चुके हैं। तो 7 और 9 महीने ये इसमें एक हमने भाग बताया, पहला खंड। दूसरा हमने कहा कि 8 से 14 वर्ष, फिर तीसरा हमने कहा 15 से 21 वर्ष, और उसका फिर चौथा हमने कहा कि 22 से लेकर के 25 वर्ष, 4 वर्ष में प्रशिक्षण हमें लेना होता है। तो यहाँ पर जो हमने दूसरा कोटि हमने कहा, जो प्रेम हमने कहा कि 8 से 14 वर्ष जो हमने कहा, यहाँ पर हमने प्रेम को हमने कहा, तो प्रेम को हमने समझने का प्रयास किया, अर्थात दूसरा जो खंड जो था उसको हमने समझने का प्रयास यहाँ पर करा। दूसरा अब आता है तीसरा खंड, यानी कि 15 से 21 वर्ष के बीच में थोड़ा विज्ञान को आइए समझिए। विज्ञान को समझने के लिए हमने कहा कि विज्ञान में हमने गणित की हमने बात की, गणित में आज तक 10 ही अंक हैं। ये 10 अंक ही क्यों हैं? गणित में गणना करने के लिए 10 ही अंक हमारे पास उपलब्ध हैं। क्या इससे कम से काम नहीं चल सकता है? एक मित्र है, उन्होंने तो 3 अंकों से काम चला लिया, पूरा गणित का हिसाब उन्होंने केवल 3 अंकों से काम कर लिया। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी चांस ऐसा हो सकता है कि हम जो 10 अंक कह रहे हैं उससे भी कम अंकों में 5 अंकों से भी काम चल सकता है, 6 अंकों से भी काम चल सकता है। लेकिन अब हम विज्ञान की बात करें तो चिंतन हमें करना चाहिए कि 10 ही अंक क्यों हैं, और अंक क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी 10 अंगुलियां हैं, इसलिए 10। जब भी हमने पहले गणना गिनती करी वो हमने अंगुली में करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये हमने कहा। तो इसलिए हमने 10 ही अंक हमने अभी तक हैं। और ये 10 अंक जो हैं, हम कह रहे हैं ये 10 अंक लाखों वर्ष पहले हमने गणना की थी तब से हैं, और अभी तक भी वही 10 अंक हमारे क्या हो रहे हैं, वही 10 अंकों से हमारा पूरा हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन ख्याल रहे कि इससे कम अंकों से भी हम अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। लाखों वर्ष पहले ये हुआ था, ये काम जो लाखों वर्ष पहले हो गया है, ये जो गणित 10 हमारे 10 अंगुली को होने के कारण 10 अंक हमने रखे, 10 डिजिट जो हमने रखे, ये पहले लाखों वर्ष पहले हो चुका है, काम हो चुका है। लेकिन अभी भी हम क्या, हमारी गणना जो है वो 10 अंकों पर होती है। कम से भी 5 या 6 अंकों से भी काम हो सकता है, काम चल सकता है, लेकिन हम विचार ही नहीं करते। क्रांति कैसे हुई? तो दूसरा क्रांति का हिस्सा आता है विज्ञान का।
अभी मैंने प्रेम को समझने की बात हमने की, और दूसरा भक्ति तो हमने कहा कि मौन हो जाना है, निर्विचार बस में केवल वहां पर हो जाना है पहले स्थिति में, पहले कालखंड में। दूसरे में हमने प्रेम को समझने का प्रयास हमने किया। तीसरे खंड में विज्ञान को समझने का प्रयास हमें करना है कि गणित के लिए जो 10 अंक हैं, 10 अंक से कम अंकों से भी काम, 5 या 6 अंकों से भी काम चल सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और एक बात आती है महत्वपूर्ण शब्द डिजिटल। एक शब्द आपने नाम सुना, ये डिजिटल शब्द जो है डिजिट से मिलकर बना हुआ है, और डिजिट का मतलब होता है अंक, जो कि आंग्ल की भाषा में है और उसको हिंदी में उसको अंक कहते हैं। तो अंक अर्थात डिजिट, और डिजिट से डिजिटल बना है। डिजिटल का मतलब होता है, अब ये संगणक है, संगणक में जो हम डिजिट होते हैं हमारे केवल हमारे पास 2 ही डिजिट होते हैं। अभी हमने कहा कि जो 10 अंक हैं, 10 अंकों से हमने इसको 2 अंकों में लाए, तो ये इसका विकास है। क्योंकि जितने कम हमारे पास अंक होंगे उतनी गणना करना हमारे आसान होगा। इसी को ख्याल में रखते हुए हमने डिजिटल एक शब्द हमने कहा, डिजिटल शब्द हमने सुना। और कंप्यूटर में क्या है, डिजिटल द्विआधारी प्रणाली, ड्यूअल सिस्टम, नंबर सिस्टम जो है उसकी हमने बात की। और कंप्यूटर में क्या है, संगणक में क्या है, और संगणक इसलिए हमने कहा, संगणक में क्या होता है, संगणक में गणना करना। तो कंप्यूटर में गणना के लिए हमें 2 ही अंक का उपयोग हम करते हैं, 0 और 1। 0 गलत के लिए और 1 सही के लिए हम करते हैं। तो डिजिटल का मतलब यही होता है कि डिजिटल जो हमारा डिजिट जो है उसका हमने आगे विकास, यानी कि 10 से 10 से कम लाना, कम में लाना, ये इसका विकास है, ये इसका डेवलपमेंट है कि पहले 10 अंक से 10 से केवल आप 2 ही अंकों में ला रहे हैं। तो डिजिटल हम जब कह रहे हैं डिजिटल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसमें 2 ही अंक जो हम काम करते हैं। डिजिटल मतलब डिजिट हो गया, अंक हो गया, लेकिन अंक भी आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसमें कम अंकों से काम चल जाता है, 2 अंकों से काम चल जाता है, इसलिए उसी समय में कुछ ऐसे डिजिटल की हम बात करते हैं तो वही होता है डिजिटल का मतलब डिजिट से बना हुआ है। और 2 ही शब्दों से हम काम कर, सिर्फ 2 ही अंकों से हम काम कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि 10 अंकों का हमें लेना है, 2 अंकों से भी काम चल जाता है। इसी का ख्याल से हमें डिजिटल की हम बात करते हैं। 5 से भी कम अंकों से भी, 6 अंकों से भी काम चल सकता है। हमें ख्याल में ये नहीं है, अभी तक हमें ख्याल में नहीं है ये बातें कि ये 5 अंकों से भी काम, 6 अंकों से भी काम चल जाता है। लेकिन कंप्यूटर में तो 2 ही अंकों से काम चलता है, द्विआधारी बाइनरी सिस्टम से काम चल जाता है। कभी मैंने प्रश्न किया, कभी हमने ख्याल किया, हम ख्याल में क्यों नहीं लाते इसको, चिंतन नहीं करते हैं। तो 10 में से 2 अंकों में आना ये क्या है, डेवलपमेंट है, विकास है, विकसित की बात है। क्योंकि जितने कम अंक होंगे उतने हमारी गणना करना हमारे लिए आसान होता है। इसलिए हम 10 में से हम 2 अंकों में लाए, 0 और 1 में लाए, तो ये हमारा क्या है, विकसित रूप है गणित में, गणित का विकास। अब दूसरी बात आती है, दूसरा प्रक्रम आता है ज्ञान का जन्म की हमने बात हमने कर ली थी। 1850 में जो ज्ञान प्राप्त करा वो 1.5 साल में हमने अर्ज कर लिया है। इतने कम वर्षों में इतना ज्ञान को, जो पहले जिसमें 1850 वर्ष लगते थे उसको हमने 150 वर्ष में कर ले रहे हैं, पिछले 150 वर्षों में कर ले रहे हैं। और जो पिछले 150 वर्षों में करा, जो हमने जाना, जो हमने पैदा किया ज्ञान को, उसको अब हम केवल 15 वर्षों में कर ले रहे हैं। और जो 15 वर्षों में करा उसको हम 5 वर्षों में भी कर सकते हैं, और आने वाले इसको 2.5 वर्षों में भी कर लेंगे। तो ये जब 5 वर्ष का हो जाएगा तो हम कहेंगे ज्ञान का विस्फोट हुआ। तो ज्ञान ऐसे बढ़ने, और व्यक्ति क्या है, योग्य व्यक्ति नहीं है। नई नई जानकारी बढ़, नई नई हमारे पास ज्ञान है, लेकिन व्यक्ति पुराना ही रह चुका है। उसको समझने के लिए आइए एक प्रसंग के माध्यम से समझें। प्रसंग है, यहाँ पर एक कपड़ा दिया गया है। कभी विचार किया ये कपड़ा कैसे बनता है, ये कपड़ा कैसे बनता है, इसके लिए हमें क्या, जो हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनता है। सूती का कपड़ा, लाइलॉन का कपड़ा, सेल्यूलोन का हो गया, कपास। थोड़ा कपास को समझें। कपास 600 वर्ष पहले, इसको हम पहले क्या करते हैं, कपास के लिए हमें पहले धागा निकालना होता है। धागा निकालिए, हमें धागा जो निकाला है, जो धागा निकाला है ये। अब इसको समझना, विज्ञान के जन्म, विज्ञान को समझना है, विज्ञान कैसे है। तो पहले इसको हमने कपास में लिया, उसको हमने ऐसे धागा बनाया, धागा बनाया, धागा बनाने के बाद फिर धागे को बुनते हैं। ये जो धागा दिखाई दे रहा है, यही धागा क्या है, प्रत्येक स्पेस में हमें दिखाई देगा। अगर ध्यानपूर्वक होशपूर्वक देखें तो प्रत्येक धागों के योग से क्या बना है, कपड़ा बना है। पहले हमने कपास लिया, कपड़ा लिया, इसके धीरे धीरे जो रेसी जो है इसको हमने धागा बनाया,
धागा बनाने के बाद फिर उसको इकट्ठा हम इसको जोड़ दिया तो पूरा कपड़ा बन गया। पहले कहने का मतलब ये जो बना है ये पहले ऐसे बना, जिसको हम धागा कहते हैं। इस धागे को हमने जोड़ते एक एक्स वाई एक्सेस में इसको रखा, दो अक्षों में इसको हमने रखा, एक अक्ष ये है और एक अक्ष ये है। रखते क्या बना, ये कपड़ा बन गया है। इसमें दो एक्सेस हमें दिखाई देगी, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस हमें दिखाई देगा, और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा कपड़ा बन जाता है। और कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं। सबसे पहले कपास लिया, कपास लेने के बाद फिर हमने इसको धागा बनाया, धागा बनाने के बाद फिर धागा को हमने बुना तो पूरा कपड़ा बना। कपड़ा बनने के बाद फिर उसको काटते हैं और तब जाके दर्जी इसको क्या बनाता है, फिर वस्त्र बनाता है, कपड़ा बनाता है, कमीज बनाता है, पतलून बनाता है या अन्य कपड़े बनाता है, तब जाके कपड़ा बनता है। तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले हमें कपास या जो भी कपास है, सूती कपड़ा है, जो भी है उसको हमें लेना होता है। उसका उसको फिर हम धागा बनाना होता है। धागा बनाने के बाद उसको फिर हमें बुनना होता है, जिसमें बुनकर दिखाया गया है। और बुनने के बाद फिर इसको काटना होता है। काट कितने हिसाब से, कितने जोड़ी, कितने व्यक्ति को किस हिसाब से काटा होगा, उसके नंबर के हिसाब से उसको काटना होता है। और काटने के बाद तब जाकर उसको फिर उसकी सिलाई होती है, उसकी बुनाई होती है, बुनते हैं उसको, टेलर उसको, दर्जी उसको बुनता है, और तब जाकर फिर हम कपड़े बनाते हैं, कपड़े हम पहनते हैं। ये कपड़ा कैसे बना, ये पूरा एक पहले धागा रहा होगा, और धागा को फिर हमने बुना, बुनने के बाद उसको काटा, काटने के बाद उसको सिला, दर्जी ने उसको सिलाई करी, सिलाई करने के बाद हमने कपड़ा हमारे योग्य तैयार हो चुका है। फिर बाजार में आया, बाजार में आने के बाद हमने पैसे दिए, रुपया दिया, रुपया के बाद हमने कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद फिर आपने कपड़े धारण कर लिया, पहन लिया। ये हमारा पहनावा बन गया। हमने कमीज पहन ली, हमने पतलून पहन ली, या अन्य हमने कपड़े धारण कर लिया। तो ऐसे बनता है। लेकिन ये तो पुरानी दृष्टि है। अब इसको हम सीधे हम इसको संक्षिप्त में बना सकते हैं। सीधे हम इसको बिना धागे बनाए हुए, बिना धागे को बुने हुए, बिना कपड़े को काटे हुए सीधे हम इसको वस्त्र, कपड़े बना सकते हैं, कमीज बना सकते हैं या पतलून बना सकते हैं, बिना इन 2-3 चरणों में प्रवेश किए हुए। इसका हमें ख्याल ही नहीं है। लेकिन नहीं, पुरानी स्थिति है भाई। अब ऐसा तरीका हमारे पास है, ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा तकनीक, ऐसा हमारे पास प्रौद्योगिकी है कि इसको सीधे हम क्या कर सकते हैं, सीधे अन्य चरण, जो प्राथमिक चरण में धागा बनना, धागा को बुनना, फिर उसको जाके फिर काटना, काटने का बुनना के बाद काटना, काटने के बाद जाके फिर उसको दर्जी सिलेगा, तब जाके वो बनेगा। इतनी स्थिति से गुजर कर हम सीधे हम एक कपड़ा को बना सकते हैं। इस पर हमें ख्याल है। लेकिन हम कहते नहीं यार, पहले वही स्थिति होनी चाहिए, धागा लाओ, धागा के बाद फिर इसको हम बुनो, उसको बुनने के बाद फिर क्या करो, उसको काटो, काटने का फिर उसको करो, सिलाई करो, तब जाके फिर बाजार में आएगा, तब जाकर उसको पहनेंगे। तो इतना लंबा हमें करना पड़ा, इतनी चरणों से हमें गुजरना पड़ रहा है। लेकिन आप प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऐसा इसको सीधे एकदम से उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसका हमें ख्याल नहीं है। इस पर हमें ख्याल लाते ही नहीं है। हम ऐसा भी है, जो हम जब कहीं यात्रा में जाते हैं तो सूट के ऊपर भर के लेके चलते हैं, लेकिन हमें ये तक अभी तक ख्याल नहीं है। जैसे पक्षी है, जब पक्षी को जब बारिश में भीगता है तो एक ही बार अपने आप को, पंख को फड़फड़ाने से क्या करता है, पूरा पानी जो है गिर जाता है। लेकिन हमें कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने में 24 घंटे 12 घंटे इतने घंटे का समय लग जाता है। इस तरह का कपड़ा भी हो सकता है जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सूख जाए। लेकिन हम सूती वाले, हमें सूती का कपड़ा चाहिए, लेकिन नहीं, ये हमें ख्याल ही नहीं है। अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम तरीका नहीं लाते। हमारे पुरानी नई तरीका लाने का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, और हमारे पास ज्ञान है, लेकिन हमारी क्या है, जो हमने रख लिया, जो हमारी धारणा है, नहीं भाई हम वही करेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे ज्ञान कितना नया हो, लेकिन हम परिवर्तन नहीं करेंगे। और जो परिवर्तन नहीं करेगा तो उसको विकास कहाँ से होगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा। तो ये हमें ख्याल रखना है, इस पर हमें विचार करना है कि इस पर हमें विचार करें कैसे बनता है कपड़ा, कैसे बनता है, इस पर भी हमें विचार करना है।
तो ये कैसे बनता है, इसके लिए पहले हमें कपास की आवश्यकता होती है, फिर कपास के धागे बांधे जाते हैं, धागा बांधने के बाद फिर उसको बुनते हैं, बुनने के बाद फिर उसकी क्या चरण, पहले कपास होना चाहिए। कपास का मतलब होना चाहिए प्रकृति से, उसके बाद हम कह सकते हैं पदार्थ होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, अर्थात वो तो है ही प्रकृति में, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन है। इतने सारे कपड़े बना रहे तो कपड़े वाले हमारे पास पदार्थ है, जिसको हम कपास नाम दें या सूती नाम दें या लाइलोन नाम दें या सैलोन नाम दें, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरा कपास हमारे पास कपड़ा, उससे कुछ हमारा पदार्थ है जिसको हम पहनने के लिए अपना उपयोग में ला सकते हैं। तो कपास में पहले जो 6000 वर्ष पहले क्या था, कपास हमारे पास होता था, उसको पहले फिर उसको उसके धागे बनाते थे हम, धागा बनाने का फिर उसको हम धागा को बुनते थे, जैसे यहाँ बुन के दिखाया गया है, ये इसे बुना है पूरा, एक एक बारीक करके बुना गया है। अब हालांकि तो यांत्रिक मशीन के द्वारा कार्य किया गया होगा, लेकिन इससे पहले जब मशीन नहीं थी उससे पहले हाथ से इसको बुनते होंगे। अभी तो मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा हुआ है, उपकरण के द्वारा हुआ है, लेकिन इससे पहले इसको हाथ से बुना जाता था। इस सिलाई भी क्या मशीन के द्वारा हुआ है, लेकिन पहले हाथ से बुनते थे। और बुनने के बाद धागा हमने कपास के बाद धागा बनाया, धागे बाद हमने फिर बुना, बुनने के बाद इसको हमने काटा, और काटने के बाद फिर जितने अनुरूप हमारा जो कपड़ा उसको सिलाई करी, तब जाके कपड़ा फिर बाजार में आया, मार्केट में आया, और मार्केट में आने के बाद तब जाके हमने उसको कुछ पैसे दिए, रुपये दिए, उसके बाद हमने फिर कपड़ा लाए, तब जाके कपड़ा हम पहनते हैं। और ये पहनने के बाद हम कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं, क्या रहन सहन करते हैं, ये सब हमारा व्यक्तित्व दिखाया जाता है। और हमारा व्यक्तित्व 90% शिक्षा, जो हम शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा का 90%, 90% हमारा 90% हमारा क्या है, व्यक्तित्व, जो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो हमारी शिक्षा पर, एजुकेशन पर निर्भर है, उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। हम कैसे दे रहे हैं वही हमारा व्यक्तित्व बनाएगा 90%। ये हमें ख्याल रखना है। अब क्या देना है इस पर हमें विचार करना है। तो इस पर आज की वार्तालाप में विचार हमें करना है। विज्ञान के बारे में हमने बात कर ली, प्रेम के बारे में हमने बात कर ली, और ध्यान के बारे में हम पहला जो भाग बता रहे थे उसमें कुछ नहीं होता, हमें केवल उस स्थिति में हमें हो जाना होता है, मौन हमें हो जाना है, निर्विचार हमें हो जाना है। और चौथा खंड हमने कहा था कि 4 साल का हमारा क्या ट्रेनिंग पीरियड, फिर हमें अपने अनुभव में समझना है कि किस पर मेरे को क्या क्या काम करना है, उस पर विचार करना है। तो इस तरह से 4 खंड हमने करे थे जीवन की। पहले को 7 वर्ष, दूसरे को 7 वर्ष, तीसरे को 7 वर्ष, चौथे को हमने 4 वर्ष हमने कहा। इस तरह से हमने 25 वर्ष का जीवन, जिसको हम ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं, जीवन का एक भाग है। ऐसे 4 भाग, फिर आगे गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास होता है। 4 भाग हम कर सकते हैं। तो प्रथम 25 वर्ष क्या है, अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए हमें देना होता है, स्वार्थ के लिए। तब जाके जो व्यक्ति स्वार्थ, जो व्यक्ति अपने आप को समझेगा, प्रेम ध्यान इत्यादि अनुभव को समझेगा, जिसने अपने आप को आत्मरमण करने की जिसकी कला आ चुकी है, वही व्यक्ति आगे पुरुषार्थ कर पाएगा, वही व्यक्ति आगे परमार्थ कर पाएगा। ये हमें ख्याल लेना चाहिए। तो कुछ बातें हमें ख्याल रखनी है और ये हमें ख्याल रखें। विज्ञान के जन्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर चिंतन हमें करना होगा, कुछ परिवर्तन हमें करना होगा। तो यहीं पर पाठशाला को पहला भाग को हम विराम देते हैं। आइए पाठशाला के द्वितीय भाग में प्रवेश करें। पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी मनोविज्ञान के विषय के 29वें दिवस में आज और कल रह जाएगा, फिर प्रथम वर्ष पूर्ण हो जाएगा। 2 दिन की प्रश्नोत्तर चर्चा होगी, 2 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेंगे, इस साल को विदा दे देंगे। उसके बाद नए साल में फिर स्नातक द्वितीय वर्ष की ओर हम प्रवेश करेंगे। अंतिम प्रश्न पत्र है, अंतिम प्रश्न पत्र का अंतिम खंड यहां पर चल रहा है। प्रश्न पत्र है PSY साइकोलॉजी का, पहले साल का दूसरा प्रश्न पत्र 102, मनोविकृत विज्ञान साइकोपैथोलॉजी के अंदर खंड 6 है। 6 खंड का नाम है मानसिक दुर्बलता, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक जड़मति, मानसिक जड़ता। दुर्बलता का मतलब होता है जड़ता, जड़मति, ऐसा बुद्धि जो जड़ हो। तो मानसिक जड़मत्ता, जड़ता, जैसे जड़ होता है, जड़ चेतन जैसे पेड़ होते हैं, इस तरह से हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रिटार्डेशन मतलब होता है कि व्यक्ति 21 वर्ष का है, आचरण उसका 7 वर्ष के बच्चे की तरह है, व्यवहार उसका 7 वर्ष के बच्चे के जैसा है, उसका मस्तिष्क का जो विकास जो होना था वो 7 वर्ष के जो बच्चा है उसके उतना ही उसको मस्तिष्क का विकास हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जड़मति या मानसिक दुर्बलता, को कहेंगे मेंटल रिटार्डेशन कहेंगे।
दूसरे इकाई में आज प्रवेश करेंगे। दूसरे इकाई में हम दो बात करेंगे। पहला इसका रोकथाम, इसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरे भाग में हम कैसे इसको उपचार, इलाज, ट्रीटमेंट, थेरेपी कैसे कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। आज की पाठशाला में दो भागों पर बात हम करेंगे इकाई दूसरे को। पहला रहेगा रोकथाम, दूसरा उपचार, इलाज। इसके अंदर पहला चरण है प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य, तीसरा है रोकथाम। रोकथाम के लिए 1 2 3 4 5 भागों में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है चौथा चरण, फैलाव और संक्रमण नियंत्रण। ये जो मानसिक दुर्बलता, जो मानसिक जड़मति हो रही है, उसको हम फैलाने से अर्थात संक्रमण से हम उसको कैसे नियंत्रण, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको समझने का प्रयास हम 1 2 3 4 5 बिंदुओं के माध्यम से, 5 चरण के माध्यम से, 5 भागों के माध्यम से समझने का प्रयास हम करेंगे। चौथे चरण में पांचवा चरण है उपचार, इलाज। इसके लिए हमें 1 2 3 4 बातें ख्याल रखनी है। साथ ही साथ पुनः हमें कुछ और 1 2 3 बातें और ख्याल रखनी है। उसके बाद और साथ और बात और ख्याल हमें रखनी है, वह है 1 2 3 4 बातें और ख्याल रखनी है। कहने का मतलब है 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 बात ख्याल रखनी है। और उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा जो भाग है, तीसरे का जो पहला भाग है उसके अंदर 3 बातें हमें ख्याल रखनी है। दूसरे का भी 3 बात ख्याल रखनी है। ये इन बातों को ख्याल रखने पर उपचार और इलाज कैसे होता है उसको हम समझ सकते हैं इन भागों के माध्यम से। छठे में सारांश है। सातवें में 6 प्रश्न दिए होंगे, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। और याद रहे पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। चिकित्सक मतलब होता है, चिकित्सक 3 तल पर, भौतिक और मानसिक और आत्मिक तल पर होता है। भौतिक तल पर कष्ट होता है, आत्मिक तल पर शांति, मानसिक तल पर दुख सुख। और फिलोसफी को हम दर्शन कहते हैं, इसलिए हम उसको पीएचडी कहा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा, दर्शन कहा। ये हमें ख्याल है। दर्शन हमें करना है, देखना नहीं, दर्शन हमें करना है। दर्शन मतलब होता है कि अंतस दृष्टि से जो देखते हैं वो दर्शन कहलाता है। मतलब दर्शन वो चीज है कि हमें 2 चीजें हमें दिखाई देनी चाहिए, देखने और देखने, जिसको देखना और देखने वाला, जिसके द्वारा देखा जा रहा है, 2 चीजें हमें दिखाई देती हैं। एक तीर में मतलब तीर का भी, जो तीर चला रहा है उसका भी, दोनों व्यक्ति हमें दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं, उस दृष्टि को, ऐसी दृष्टि को हम दर्शन कहते हैं। ऐसे देखने को हम दर्शन कहते हैं। 2 चीजें हमें ख्याल रहना चाहिए। आइए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है प्रस्तावना, उद्देश्य, दूसरा तीसरा मानसिक दुर्बलता के रोकथाम, चौथा है मानसिक दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति में फैलाव से नियंत्रण करना, इसको मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति का उपचार हमें कैसे करना है, इस पर विचार करेंगे। सारांश शब्दावली, शोमिलांक के 2 प्रश्न होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची होगी, निबंधात्मक प्रश्न होंगे। प्रस्तावना, मंद बुद्धि के लोगों की संख्या में वृद्धि का तात्पर्य होता है वंशाक्रम से होता है। अभी हमने मंद बुद्धि हमने कहा, उसको हम जैसे कह रहे हैं कि मानसिक दुर्बलता मतलब रिटर्डेशन मतलब होता है मंद बुद्धि होना, बुद्धि का मंद होना, बंद होना या धीरे होना, बहुत कम गति होना उसमें बुद्धि ऐसी युक्त है। उनकी आने वाली किससे होता है? मंद बुद्धि के लोगों की संख्या में वृद्धि जो उसमें जो बढ़ावापन जो इंक्रीजेस जो हो रहा है, जो बढ़ावापन हो रहा है, वो वंशानुक्रम से होता है, वंशानुक्रम से होता है, वंश के क्रम से होता है, सीक्वेंस से होता है, या माता पिता के जीन से जो मंद बुद्धि युक्त हैं उनके आने वाले पीढ़ी में न आ जाए। उनके अध्ययनों से यह पता चलता है कि किसी परिवार में यदि 1 से अधिक मंद बुद्धि व्यक्ति हैं तो उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं मानसिक दुर्बलता उनके वंशानुक्रम में रही होगी। वंशानुक्रम से तो नहीं है। तब ऐसे मंद बुद्धि व्यक्तियों के प्रजनन पर हमें नियंत्रण लगाना चाहिए। अगर ऐसे वंशानुक्रम से अगर हो रहा है तो फिर प्रजनन, जनन यानी कि पैदा बच्चा का जन्म होना, उस पर हमें नियंत्रण रोक हमें करना है। और हम बात 2 ही रोकथाम की हम बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, रोकथाम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें रोक लगाना अनिवार्य है, ताकि वैसे इतने व्यक्ति इतने रुग्ण हैं और व्यक्ति को हम जन्म देंगे, इसलिए रोकना अनिवार्य है। रोको उसको। उद्देश्य 2 4 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं 4 बिंदु पर। अगला आता है मानसिक दुर्बलता के रोकथाम। क्या करना है? पहला होता है बंध्याकरण। बंध्याकरण किसे कहते हैं? बंध्याकरण का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष की नसबंदी,
जिससे प्रजनन शक्ति पर रोक लगाकर जन्म स्तर को रोका जाता है। मतलब स्त्री और पुरुष की नसबंदी करा जाता है, जिससे उनका प्रजनन शक्ति पर रोक लगाया जाता है कि जन्म न हो, नए बच्चे का जन्म न हो। इसलिए क्या करना, उसकी नसबंदी करना होता है, जिससे प्रजनन शक्ति में रोक लगाया जाए, जिससे जन्म स्तर पर रोका जा सके। उसी को हम बंध्याकरण कहते हैं। गर्भपात का मतलब होता है जन्म से पहले महिला गर्भ के भ्रूण का निस्तारण कर देना, निकालना, निस्तारण कर देना, हटा देना वहां से, ताकि और फिर उसका विकास न हो। पहले इसको गर्भपात कर देना मतलब होता है जन्म से पहले ही महिला के गर्भ में जो भ्रूण जो बन रहा था, जो 9 महीने बन के फिर शरीर बनेगा, उसको पहले ही क्या कर देना, निकाल देना, निस्तांतरण कर देना, निकाल देना, उसको हम गर्भपात कहते हैं। अगला आता है फिनाइल लालिन, शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक रस होता है। फिनाइल लालिन। दूसरा फेनिलकेटीन यूरिया, जिसको पीकेयू बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म के विकार के कारण, मतलब विकृति के कारण उत्पन्न होने वाला क्रम जड़ वामनता, हार्मोन असंतुलन होने से असामान्यता आ जाती है, उसको हम जड़ वामनता कहते हैं। वामन होता है छोटा, बोना, वामन मतलब होता है बोना, और जड़ मन होता है जड़, मतलब जैसे पत्थर है ऐसा, या वृक्ष है ऐसा, उस समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो पहले मानसिक दुर्बलता जो है, मेंटल रिटार्डेशन की रोकथाम जो हमें करना है, प्रिवेंशन हमें जो करना है, उसके लिए पहली बात आती है बंध्याकरण हमें करना होगा। अब क्यों करना है, इसकी बात हमने करा कि व्यक्ति वैसे ही इतने सारे रुग्ण व्यक्ति और रुग्ण व्यक्ति को जब जन्म दे हम हमारे साथ होगा, फिर तो कैसे जीवन जिएंगे, कैसे, वो तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो जाएगा। रुग्ण व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, दूसरों को कैसे संभालेंगे। वैसे पहले इतने सारे रुग्ण व्यक्ति हैं और रुग्ण व्यक्ति को हम पैदा करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, इसलिए रोकथाम अनिवार्य है। दूसरा आता है गर्भपात। तीसरा आता है शादी ब्याह पर भी रोक लगाना अनिवार्य होता है। अगर उसका वंशानुक्रम में अगर ऐसा स्थिति हो रही है तो फिर शादी ब्याह पर रोक लगाना। चौथा है कुशल प्रसूति करती। प्रसूति डिलीवरी मतलब ब्याना, यह भी आवश्यक होता है कि प्रसूति करते उनका कुशल होना आवश्यक होता है। गर्भवती माताओं के लिए जन्म के समय शिशु के शरीर को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे, जन्म प्रक्रिया सफल हो सके, इसलिए क्या करना पड़ता है, कभी कभी अनेक शिशुओं को जन्म समय आघात से मानसिक मंदन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ये भी हमें ध्यान देना है कि कुशल प्रसूति करती हमें होना चाहिए। मतलब जिसमें डिलीवरी जो ब्याना होता है, जिसमें नया व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय हमें क्या करना होता है, उस समय हमें ये बात रोकथाम। तीसरा आता है कुशल प्रसूतिकरण होना चाहिए। उसमें बच्चा जन्म ले रहा है उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। जब नया बच्चा आ रहा है तो उसमें हमें ख्याल होशपूर्वक हमें करना है। कहीं भी थोड़ा सा भी अगर मस्तिष्क में तो कोमल होता है, थोड़ा सा भी अगर चोट पड़ी पहुंची तो उससे मन का हो जाएगा, मानसिक मंदन हो जाएगा, आघात हो जाएगा, तो फिर उसका जीवन क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, उसको भी ध्यानपूर्वक हमें रखना है। इसलिए कुशल व्यक्ति हमें चाहिए, कौशल व्यक्ति की प्रसूति करती होना चाहिए। प्रसूति करती जो है वो कौशल वाले होनी चाहिए। जो मां बनने वाली है, जो ब्याह आने वाली है, जो नई जन्म को बच्चे को जन्म ही देने वाली है, उसको क्या करना है, कुशल उसको होना है, उसके अंदर कौशलता होनी चाहिए, कैसे उस दिन हमें रहना है उस पर। पांचवा आता है कुपोषण पर हमें ध्यान देना है। तो ये तो रोकथाम की मैंने बात करी। अगला क्रम आता है मानसिक दुर्बलता से व्यक्ति में फैलाव में कैसे हमें नियंत्रण, कैसे हमें कंट्रोल करें। इसके लिए हमें पहली बात हमें ख्याल रखनी है, माता पिता को जागरूक हमें बनाना है। ज्योतिष के हिस्सा भी यही होता है कि कैसे व्यक्ति को, कैसे जो माता पिता हैं, जो दंपति हैं, उनको कैसे जागरूक करा जाए। रुग्ण व्यक्ति में पैदा नहीं करने हैं, हमें बुद्धत्व व्यक्ति, मनु व्यक्ति पैदा हमें करना है। ऐसा ज्योतिष का भी प्रयास है। कैसे बने, ज्योतिष का प्रयास रहता है भविष्य की वाणी करना, भविष्य में क्या होगा, क्या घटना होगी, इसकी पहले ही उसका दर्शन करा देना कार्य होता है ज्योतिष का। ऐसे मनोविज्ञान का भी यही कार्य है। तो माता पिता को जागरूक, दंपति को जागरूक, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति, जो पुरुष स्त्री या लड़का लड़की, उनको भी जागरूक करना होगा कि गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, अवेयरनेस होना पड़ेगा। अब ये तो गृहस्थ जीवन की बात है, वैसे जीवन में ही जागृत होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हम शरीर मिला है तो हमें जीवन अर्थात हम यहाँ से मुलाकात छलांग लगा सकते हैं भगवत्ता की ओर। इसलिए जागरूक तो प्रति क्षण होना है, लेकिन फिर भी गृहस्थ में जा रहे हैं क्योंकि अब आगे नया
पीढ़ी आएगी तो हमें और भी जागरूक होना है। लेकिन हम पूरे जीवन को अगर हम होशपूर्वक जीवन जिएंगे, अवेयरनेसली जिएंगे, तो ये घटना तो इसमें स्वतः ही आ जाती है। इसमें तो होश में रहेगा ही रहेगा। लेकिन प्रति क्षण अगर हम होशपूर्वक रहेंगे तो इस स्थिति में हम क्या रहेंगे, जागरूक रह जाएंगे। तो कुछ जागरूक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई आवश्यकता पे कोई उसकी बनाने के कुछ हमें प्रोग्राम करने पड़ेंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ही जागरूक रहना चाहता है, प्रति क्षण जागरूक रहना चाहता है। तो व्यक्ति ऐसे आवश्यकता नहीं होती है। उस समय आवश्यकता इसलिए नहीं रहती कि उसमें भी उस पर वो रहेगा, उसमें भी जागरूक रहेगा। दूसरा, स्कूल में प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है उसमें भी हमें ख्याल रखना है। तीसरा, पारिवारिक पर्यावरण, चारों ओर का जो आवरण है, लेकिन परिवार में, और परिवारों के समूह को समाज कहते हैं। तो परिवार में जो चारों ओर का जो आवरण है उसकी बात, उस पर ध्यान देना है। चौथा है, वातावरण में सुधार हमें करना है, इन्वायरमेंट में अपने आप को सुधार करना है। एक अच्छा माहौल हमें क्रिएट करना है, अच्छा अवसर हमें देना है, नई एक बुद्धत्व व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसा वातावरण हमें तैयार करना है। उस वातावरण जो हमारा है उसमें सुधार हमें करना है। पांचवा, मेडिकल उपचार, चिकित्सीय उपचार हमें कराना है। शारीरिक उपचार, मेडिकल मतलब होता है शारीरिक उपचार जो हमें करना है, उस पर हमें ध्यान देना है। अगला आता है जो मानसिक रूप से व्यक्ति है उसका उपचार कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें, इस पर विचार करने के लिए हमें पहली बात ये ख्याल रखनी होती है। पहली बात कि इसे वंशानुक्रम मानते हैं। दूसरा, शरीर के अंगों का विकास समान रूप से नहीं होता है। तीसरा, गर्भवती माता के हार्मोन में असंतुलन होता है। गर्भवती मां को संतुलित आहार दिया जाना जाए जिससे बच्चा बीमार पैदा न हो, रुग्ण पैदा न हो, डाइजेस्ट बच्चा पैदा न हो। अगला क्रम आता है, चौथा है, गर्भवती मां को कभी भी एक्सरे नहीं करना चाहिए। एक्सरे का मतलब होता है, एक्स मतलब होता है किरण है, रे मतलब होता है किरण होता है। एक्स नाम की किरण होती है जो क्या है, इतनी तीव्र होती है हमारे शरीर में, जो हमारा जो है स्थूल शरीर के अंदर तक पहुंच जाती है, उसको हम एक्सरे कहते हैं। हमारे शरीर अंदर क्या है उसकी वो उस इतनी प्रकाश के अंदर होती है कि उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर को वहां प्रकाश जाके देख उसका अवलोकन हो जाता है कि इसके अंदर क्या है। एक्सरे, इतनी उसकी तीव्रता होती है। तो एक्सरे नहीं कराना है गर्भवती माँ को कभी भी। एक्सरे मतलब हम एक्सरे, चंदन करने वाले व्यक्ति से गौर करें तो एक्सरे मतलब ऐसा किरण, रे मतलब किरण है, एक ऐसी प्रकाश है जो उसको हमारे शरीर के अंदर जाती है। वहां पर उसका क्या हो रहा है अंदर, हमारा कोई शरीर में कोई विकृत तो नहीं हुआ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, कुछ क्षति तो नहीं हुई है, इसको देखने के लिए हम एक्सरे की किरण डालते हैं। लेकिन गर्भवती माँ को कभी भी एक्सरे नहीं डालनी। क्यों? क्योंकि एक्सरे इतनी तीव्र, इतना प्रकाश, अब हम कभी सूर्य की ओर, अगर हम कभी हम सूर्य के किरण की ओर कभी हम देखने का प्रयास करें, देख सकते हैं क्या? या कभी हम जब बहुत दिन में, जब पूरी दिन होता है उसमें पूरा हम बाहर बैठे, अगर अंदर जाएगा तो कितना अंधेरा लगता है हमको, एकदम से अंधापन हो जाता है। क्या मतलब है इसका? जरूरत से ज्यादा प्रकाश हमारे अंदर पहुंच जाता है तो हमें अंधापन, हमें कुछ दिखाई नहीं देता कुछ समय। तो ऐसे एक्सरे की तीव्रता भी बहुत ज्यादा है, तो उससे हमारे शरीर में कोई, जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा दुर्घटना और न हो जाए, इसलिए क्या करना है, गर्भवती माता को कोई भी एक्सरे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मगोलिया बीमारी बढ़ावा मिलता है। विज्ञान कुछ भी नाम दे उसको, मगोलिया नाम दे, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ क्या होगी, बीमारी और बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसकी तीव्रता ही इतनी ज्यादा है। एक्सरे गाँव और भी बहुत सारी किरणें होती हैं, लेकिन अलग अलग उसका नाम दिया, लेकिन तीव्रता के हिसाब से। पहला आता है जड़वामनता, दूसरा आता है जल शीर्षता, इसके अंदर 3 बिंदु दिए गए हैं। तीसरा है PKU, और उसके बाद आता है मानसिक दुर्बलता से संबंधित दुर्बलताएं, उनके उपचार के लिए एवं उनके उपचार के बाद में कुछ बातें आती है। पहला आता है मानसिक दुर्बलता से संबंधित समस्याएं आती हैं। इसके अंदर पहली बात आती है, दूसरी बात, तीसरी, 3 बातें यहां पर दी हैं। मानसिक दुर्बलता से संबंधित समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, मेंटल रिटार्डेशन जो हैं, जो
डिफिशियंसी जो है, दुर्बलता मतलब डिफिशियंसी जो है, इसके लिए 2-3 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा भाग आता है व्यवहार प्रकृति संबंधित समस्याएं होती हैं, इसके अंदर भी 2-3 बातें यहाँ पर दी गई हैं। उसका तीसरा भाग आता है संचार विकृति संबंधित समस्याएं। यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि ये जो है मानसिक दुर्बलता दिया है, पहले के 3 भाग, दूसरे के पुनः 1, 2, 3, यहाँ से गद्यांश शुरू होता है, यहाँ पर पूर्ण, उसका 3 बातें यहाँ पर दी है। पहला मनोगति मॉडल, दूसरा जैविक मॉडल, तीसरा है पारिस्थितिक मॉडल। उसका संचार विकृति में समस्याएं होती हैं, यहाँ से गद्यांश शुरू होता है। 14 से 15 वर्ष के बाद उसी प्रकार की भाषा वाणी का प्रयोग दैनिक जीवन में करता है, तब संचार विकृति कहा जा सकता है। अब बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं यहाँ पर जिक्र तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय इतना नहीं होता है जो पूरी भी बात यहाँ पर चर्चा कर लें, कि इतना समय भी फिलहाल नहीं है। तो पूर्ण संक्षिप्त में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे आप कहते हैं कि यदि 14 से 15 वर्ष के बाद उसी प्रकार की भाषा वाणी का प्रयोग करके दैनिक जीवन में करता है, तब संचार विकृति कहा जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक का मानना है कि कुछ संचार विकृतियां आंगिक होती हैं, तो कुछ विकृतियां कार्यात्मक या आंगिक होती हैं। तात्पर्य शारीरिक कमी के कारण सही न बोल पाना, शारीरिक कमी भी होती है, मेच्योरिटी भी नहीं हो पाता है, उसमें कुछ विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता है, उसकी भी कमी होती है। कुछ हमारी क्या होती है शारीरिक, कुछ हमारी संचार विकृति में कमी, मेच्योरिटी नहीं आ पाती है। कुछ कार्यात्मक आंगिक होते, कुछ तात्पर्य शारीरिक कमी के कारण भी हमारा ये विकृति होती है। चौथा है प्रतिभाशाली बच्चों में संबंधित समस्याएं होती है। दिया देने का प्रयास यहाँ पर क्या है, गद्यांश शुरू यहाँ से होता है और यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, फिर सारांश बातें दी गई हैं। फिर अगला क्रम यहाँ पर दिया है शब्दावली, वंध्यानुकरण, गर्भपात, जड़वामनता, फिर सौमिलांग के प्रश्न दिए गए हैं, संदर्भ में सूची दी है, संदर्भ में आता प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न आता है 4 पर संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। बंध्याकरण क्या है, कुपोषण क्या है, पारिवारिक पर्यावरण क्या है, स्कूल प्रशिक्षण क्या है, मेडिकल उपचार क्या है, जल शीर्षता क्या है, गर्भपात क्या है, पीकेयू क्या है। पीकेयू का मतलब होता है फेनिल कैटिन यूरिया, जिसको संक्षिप्त में आंग्ल भाषा में पीकेयू कहते हैं, और फेनिल कैटिन यूरिया ये भी क्या है आंग्ल भाषा में है। अब जब तक इसको थोड़ा संक्षिप्त में क्षेत्रीय भाषा में नहीं लाएंगे तब तक समझ में बात नहीं आएगी, नहीं तो हम उसको मान लेंगे हाँ फेनिल कैटिन यूरिया कुछ टाइप का होता है, हाँ पीकेयू होता है, हाँ होता कुछ होता है, लेकिन क्या होता है पता नहीं, तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा में लाना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है मानसिक दुर्बलता की रोकथाम कैसे की जा सकती है। दूसरा है मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों का उपचार कैसे किया जाता है। तीसरा है मानसिक मंदन से पीड़ित व्यक्तियों में फैलाव में कैसे नियंत्रण हम कर सकते हैं। चौथा है मानसिक रूप से मंदिर व्यक्तियों के उपचार और रोकथाम पर एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार हमें करना होता है। पांचवा मानसिक मंदिर है पिछड़ेपन। मंदिर का मतलब है पिछड़ेपन, पिछड़ जाना। दूसरा व्यक्ति इतना अच्छे से बोल पाता है लेकिन हम बोल ही नहीं पाते, तो पिछड़ापन जो होता है, मंदन जिसे कहते हैं, वो रोकने के लिए कुछ उपाय, कौन से उपाय अपनाने हैं, इस पर क्या उपाय हमें करना है, इस पर क्या उपाय हम कर सकते हैं, क्या कौन सी विधि अपना सकते हैं, ये 5वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है। तो यहीं पर क्या है, ये दूसरी इकाई पूर्ण होती है, अंतिम इकाई शेष रह जाती है। कल की पाठशाला में उसको लेने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद शेष 2 दिन की प्रश्नोत्तरी, 2 दिन की सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद इस वर्ष को विदा कर देंगे, नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। नए वर्ष में नई द्वितीय वार्षिक और पाठ्यक्रम पर प्रवेश करेंगे। मानना नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सव पूरे जीवन जीना है। सुख दुख से आगे शांति में, शांति से आगे आनंद में, और आनंद के बाद में सभी लोगों को बांटना उत्सव, और समग्र को बांटना महोत्सव कहलाता है। मेरी बातों करते प्रेम पूर्वक शांति बहुत अनुकूलित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।